2018 में जब मैं पहली बार बिटकॉइन के बारे में सुना था तो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग 25 लाख से 27 लाख रुपए थी। आपके भी होश उड़ रहे हैं? बिल्कुल सही सुना आपने। 27 लाख के आसपास एक बिटकॉइन का प्राइस था, जो 2008 में लॉन्च होने के समय उसका प्राइस जीरो था। समझिए, जीरो। यानी अगर 100 रुपए का भी बिटकॉइन किसी ने उस समय खरीद लिया होता तो आज वो अरबपति होता। और कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग आज अरबपति हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय अपना विजन क्लियर किया और बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किया। देन बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन है क्या? क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी की जब बातें आती है तो दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगते हैं कि ये लीगल है, ये इलीगल है, ये नहीं चलेगी, ये ऐसे बहुत सारे आए और गए, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है ना। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों के जवाब कि क्यों बिटकॉइन आया अस्तित्व में, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन क्यों लॉन्च हुआ था, है ना, क्यों बनाया गया बिटकॉइन को, और उसके कुछ और फीचर मैं अभी बताऊंगा आपको। और ब्लॉकचेन क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है ना, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, मनी एंड क्रिप्टो करेंसी एंड मनी एंड करेंसी में अंतर क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आपको। और आई होप कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आया। क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं ये सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक एक फैक्ट मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है ना, और ये वर्क कैसे करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे है, क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फेथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने नोटपैड की ओर और शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, करेंसी वर्सेस मनी। करेंसी वर्सेस मनी। करेंसी मतलब रुपया, रुपीस, है ना, डॉलर, येन, पाउंड, ये सारी चीज क्या है, ये करेंसी है ना, और हम इसी को मनी मान बैठते हैं, पर एक्चुअली में होता नहीं है। मनी जिसको हम छू नहीं सकते, मनी क्या है जिसको हम छू नहीं सकते, ये अपनी वैल्यू स्टोर रखता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, राइट, ये सारे मनी होते हैं। अगर मनी की मैं परिभाषा बताऊं तो मनी की परिभाषा सिंपल लाइन में बताऊं कि हर वो वस्तु जिसके अंदर एक मूल्य छिपा है वो मनी है, ना कि ये नोट। नोट क्या है, जैसे कि मान के चलिए आज आपके पास 500 के नोट होते हैं, है ना, 500 के नोट हैं आपके पास, पर इसको कोई ना कोई होल्ड करता है, इसको कोई ना कोई गवर्न करता है, रेगुलेट करता है इसको। अगर किसी ने बोल दिया, जिसने रेगुलेट किया है इसको, वो बोल दिया कि आज से ये करेंसी बंद, अब क्या हुआ, जीरो। आपके जेब में जो पैसे पड़े हैं ना वो जीरो हो गए। क्या हो गए? जीरो। पर अगर आपके पास गोल्ड है, आपके पास रियल एस्टेट यानी लैंड है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली, इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड। मतलब क्या कि पैसे जब जितने चाहे उतने छाप सकते हैं, गोल्ड जितने चाहे उतने छप या बन नहीं सकते। गोल्ड की माइनिंग करनी पड़ती है और गोल्ड सीमित है ना, इसलिए गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और आप गोल्ड लेकर अब कहीं भी चले जाएं, आप उसको
एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी वस्तु के बदले में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बार्टर सिस्टम चलता था पहले, है ना, तो बार्टर सिस्टम में यही वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी एक्सचेंज सिस्टम चलता था पहले। तो ये गोल्ड सिल्वर डायमंड आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, पर अगर आप नोट अपनी देश की करेंसी अगर किसी दूसरे देश में लेके चले जाएंगे तो वो वहां नहीं चलेगी, आपको बॉर्डर पर ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक एक चीज आपको कनेक्ट करती हुई चलेगी कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आई है, क्यों बना है, क्या फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी का। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने बताया कि करेंसी वर्सेस मनी की क्यों है, देन दूसरी चीज मैं बताऊंगा सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है ना। अगर सीधे शब्दों में मैं बताऊं कि सेंट्रलाइज का मतलब कि जिसको कोई कंट्रोल कर रहा हो, और डिसेंट्रलाइज का मतलब कि जिसको कोई कंट्रोल ना कर सकता हो, यानी किसी का उस पर अधिकार नहीं होता है। अब यहां पर क्या आता है सेंट्रलाइज में, जैसे आपके करेंसीज, करेंसी करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करती है, राइट। यानी जब आरबीआई चाहे वो मार्केट में पैसे डाल सकती है, जब चाहे पैसे वापस ले सकती है, तो इस पर आरबीआई का यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वहीं बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, यानी डिजिटल करेंसीज हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि इसके पीछे कोई नहीं है, ये एक बार बना दिया गया है और दिन ये चल रहा है, इसको कोई भी होल्ड नहीं करता। थर्ड थर्ड बात करता हूं मैं फिएट मनी, या फिर इसको लोग फेक मनी भी बोलते हैं। और फेक मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी मर्जी चाहे उतनी छप सकती है, जितनी मर्जी चाहे उतने आप इसे बना सकते हो, सॉरी आप नहीं बना सकते, उस देश का सेंट्रलाइज्ड बैंक जो होता है वो चाहे जितनी मर्जी हो वो मार्केट में पैसे को छोड़ सकता है। फिएट मनी होता क्या है, हर देश का अपना एक फिएट मनी होता है, हर देश का अपना एक फिएट मनी होता है। जैसे कि इंडिया का क्या है रुपीज, यूएस का क्या है डॉलर, है ना, चीन का क्या है येन। तो ये सारे क्या है फिएट मनी है, इसको जब चाहे जब सेंट्रल बैंक, इसको जब चाहे जब सेंट्रल बैंक जो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक होती है वो उसको होल्ड करती है ना, जब चाहे बढ़ा सकती है, जब चाहे घटा सकती है, जितना चाहे उतना छाप सकती है। और यही कारण होता है कि उस देश का इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। 1920 1920 में जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन से गुजर रहा था नहीं, वहां का इन्फ्लेशन जो रेट था वो बहुत ऊपर हो गया था, वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी 1920 में। कारण क्या था, कारण था कि उस देश में नोट छपे ही जा रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं था। फिर वेनेजुएला की भी अर्थव्यवस्था कुछ इसी तरीके से कोलैप्स कर गई थी, लगभग 13,000% का इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका था, वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, राइट। फिर जिम्बाब्वे, जी हाँ, जिम्बाब्वे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये कारण क्या है कि जिसको कोई होल्ड करता है वो चाहे जितनी मर्जी पैसे छाप सकता है, और ये कारण होता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होता है, और धीरे 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 मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूं कि जब से ये कोविड आया है तब से इंडिया में भी बहुत करेंसीज छप रही हैं, बहुत करेंसीज। और शायद आपको भी ये पता ना हो कि कितनी करेंसी छप चुकी हैं, क्योंकि ये किसी के नॉलेज में होती नहीं है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि भारत भी उस दौर से गुजरे, है ना। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक,
फिजिकल वर्सेस डिजिटल। अब आप सोच रहे हो कि फिजिकल वर्सेस डिजिटल का मतलब क्या हुआ? हाँ, फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हो, जैसे रुपीस, जैसे डॉलर, जैसे येन, जैसे पाउंड, जैसे बहत, है ना, वो करेंसी। शब्दों में बोला जाए तो करेंसी, करेंसी को आप छू सकते हो, वो फिजिकल है। पर डिजिटल, कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने डिजिटल पेमेंट का भरपूर फायदा उठाया है, भरपूर आनंद उठाया है, और बहुत सारे लोग जो इससे भागते थे उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। जो लोग बोलते थे कि नहीं ये ऑनलाइन है, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, कोई दूसरा निकाल लेगा, पर इस कोविड ने उन्हें भी सिखा दिया कि कैसे आप डिजिटल हो सकते हो। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हर एक डिजिटल रूप में आपके सामने आए, इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में आपके सामने आए, राइट। तो डिजिटल और फिजिकल का मतलब ही होता है इसमें नया जनरेशन, यानी नेक्स्ट जेन की बात मैं बोलूं, नेक्स्ट जनरेशन, तो वो है हमारा क्रिप्टो करेंसी, राइट। क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल मनी के अंदर आता है, यानी फिजिकल मनी एंड डिजिटल मनी में आपका ये दो डिफरेंस है। अच्छा, फिजिकल के भी कुछ लॉसेस है और डिजिटल के भी कुछ लॉसेस है। फिजिकल का सबसे बड़ा लॉस क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास, सॉरी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, क्या है, 1 लाख रुपए हैं आपके पास, और आप उसे बैंक में नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको बैंक के ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं ऐसे इस देश में कि जो बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो पैसा अपने घर पे रखते हैं, राइट। तो होता क्या है, मान के चलिए कि आपने ये पैसे को अलमारी में रखा या फिर अपने बक्से में रखा, पर वहां पर गलती से कोई चूहा पहुंच जाएगा, गलती से सीड़न लग गई, यानी पानी चला गया, मॉइस्चराइजर आ गया उस नोट के अंदर, देन वो दीमक लग जाएगा उसमें, है ना, दीमक भी लगते हैं बक्से में, तो क्या होगा कि वो नोट बर्बाद हो जाएगा, चूहे कुतर दिए, आपका 1 लाख चला गया। जो आप छू सकते उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, पर डिजिटल का कोई नुकसान नहीं है। डिजिटल आपके मोबाइल में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, और जब आप उसको यूज करते हो तभी वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सेम के सेम रहते हैं, वो अंकों यानी डिजिट्स के रूप में आपके मोबाइल ऐप में वो पड़े रहते हैं। लास्ट लास्ट जो मैं टॉपिक बोलने वाला हूं वो कुछ अलग ही बयां करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, यहां तक कि आरबीआई के गवर्नर तक को फेथ है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसका फ्यूचर में भरपूर उपयोग होने वाला है। उपयोग क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हर किसी को ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि ये इतना सिक्योर है कि इसे कोई हैक नहीं कर सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट का अस्तित्व है तब तक इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, राइट। पर ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन को हम अगर हिंदी में बात करें तो खाता बही बोल सकते हैं, यानी लेजर। बैंकों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े रजिस्टर्ड, या फिर आप अगर दुकान भी चलाते हैं तो आप एक छोटी सी डायरी रखते हो, उसमें आप डेली का डेटा मेंटेन करते हो कि आज कितना स्टॉक आया हमारे पास, आज कितना सेल हुआ, कौन सा सामान खत्म हुआ, कौन सा सामान हमने मंगवाया है, ये सारा आप उस छोटे से डायरी में मेंटेन करते हो। वो फिजिकल है। अगर वो चूहे कुतर दिए, जल गया, खो गया, तो उसमें एंट्री आप कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते। ये डिजिटल होता है, डिजिटल लेजर है, जिसका उपयोग आने वाले फ्यूचर में हर इंस्टीट्यूशन में आपको दिखेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर एजुकेशनल हो, कोई भी सेक्टर हो, यहां तक कि हॉस्पिटल्स में भी आपको ये दिखेगा। ब्लॉकचेन को मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है ना। अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को मैं यहाँ पर एक डिफाइन करने वाला हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, है ना। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने मैं डिजाइन करने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मान के चलिए
राम और मोनू, है ना। राम और मोनू ने कुछ काम किया और मोनू ने राम से डिमांड किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए? कुछ पैसे चाहिए। तो राम ने क्या किया इसको कि राम ने इसे एक पेन दे दिया। क्या दे दिया? पेन। कि ये पेन लो, ये वैल्यू है। पैसे मेरे पास नहीं है अभी, पर ये पेन आप रखो, इसमें एक वैल्यू है, आप इसको कहीं भी लेके जाओगे। ये 10 रुपए का, अगर 10 रुपए डिमांड किया था मोनू ने, तो 10 रुपए का ये पेन है, आप ये रखो। पर इसने बोला, मोनू ने बोला कि ठीक है, ये पेन तो है, पेन हो सकता है कि खो जाए, तो चलो इसे हम डिजिटल बना देते हैं। डिजिटल इन द सेंस कि पेन का हमने एक इमेज बना दिया और इमेज के रूप में हम उसे अपने मोबाइल में रख लेते हैं। अब ये नहीं खोएगा, है ना, ये हमारे पास स्टोर है। पर दिक्कत कहां थी? दिक्कत यहां थी कि ये डिजिटल हो चुका है पेन। पेन अब फोटो में आ चुका है ना। अब फोटो में जब आ चुका है तो हो सकता है ये पेन का कोई कॉपी बना ले, है ना, 1 2 3 4 कोई ईमेल में डाल के भेज दे। बहुत सारे झंझट इसमें बढ़ने लग गए। अब टेंशन यहां पर हो गई, तो इसी के लिए राम ने बोला कि एक लेजर बना लेते हैं, एक खाता बना लेते हैं, जिसमें हम ये एक कोड दे देंगे इसको, और यहां पर वो कोड डल जाएगा कि आपके पास एक पेन है, ये पेन है। ठीक है, आप जब किसी को दोगे तो इस खाते से वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि आपके पास मान के चलिए कि 5 पेन है, तो आपने एक पेन दे दिया किसी को, तो आपके खाते से एक पेन कट गया है। आपने, मोनू ने एक पेन मान के चलिए सोनू को दे दिया, तो सोनू के खाते में एक पेन ऐड हो जाएंगे और आपके खाते से एक पेन कट जाएंगे, राइट। पर ये फिजिकल था। फिजिकल मतलब यहां भी एंट्री गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसको कोई एक हैंडल कर रहा है। पर अगर कैसा हो कि ये खाता जो है, ये खाता 10 आदमियों के बीच सर्कुलेट हो और ये खाता हर किसी के पास हो, है ना। यानी जो एंट्री राम ने डाली है, वही एंट्री श्याम ने भी डाली, वही एंट्री मोहन ने भी डाली, वही एंट्री सोहन ने भी डाली, सभी के पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं कि पहले के जमाने में क्या, मैं बोलूं कि कुछ समय पहले की बात है, मैंने भी देखा है और आपके आसपास भी चलता होगा। कमिटी का नाम आपने सुना होगा, कमिटी, राइट, है ना। कमिटी में क्या होता था कि ऐसे ही कुछ लोग होते थे और कुछ लोग क्या करते थे कि 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए हर किसी को देना होता था, और एक लॉटरी सिस्टम होता था, जिसमें से मान के चलिए कि सोनू को लॉटरी निकल गई। अब जितने भी 10 लोग हैं, अगर 10 लोग इस ग्रुप में हैं, तो 10 लोगों को 2,000 रुपए किसको देने हैं? सोनू को देने हैं। पर यहां पर ये सारे लोग भी बैठे हैं, यानी ये 10 लोग के सामने में वो आपको सोनू को मिल रहा है। ठीक है, सोनू को 2,000 रुपए सभी ने दिया। यहां पर कभी ये सोनू बोल नहीं सकता कि इस बंदे ने पैसा नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के 9 बंदे हैं ना, उन्होंने वेरीफाई किया। क्या किया? वेरीफाई किया। तो इससे क्या हो गया कि कोई भी एंट्री गड़बड़ नहीं कर सकता। कल को सोनू नहीं बोल सकता कि हाँ, एक एक का पैसा मेरे पास नहीं पहुंचा, क्योंकि बाकी के जो 9 हैं उनके सामने सभी ने पैसे दिए हैं, सभी ने वैलिडेट किए हैं कि हाँ, ये पैसा ट्रांजैक्शन जो है सोनू के पास पहुंच चुका है। इसी तरीके से ये ब्लॉकचेन काम करता है, ब्लॉक्स के जरिए में। ठीक है, अब यहीं पर आपको मैं मैनर्स बताने वाला हूं। ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, और ये जिनके पास कंप्यूटर्स होता है, उनको बोलते हैं माइनर्स, है ना। आपके पास भी कंप्यूटर है, आप भी चाहे तो आप माइनिंग कर सकते हैं, पर इस कंप्यूटर से नहीं। उसमें काफी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। आपका सिस्टम है ना, वो समझिए एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, हर चीज। हार्ड डिस्क तो कम भी होगा चलेगा, हार्ड डिस्क तो क्योंकि उसमें डिजिट्स होते हैं, पर आपका जो प्रोसेसर है ना, वो सुपर फास्ट होना चाहिए। अब क्या होता है कि मान के चलिए मैंने यहां से एक बिटकॉइन इसको दिया। ठीक है, यानी ए ने एक बिटकॉइन बी को दिया। ये बिटकॉइन क्या हुआ? इन माइनर्स के पास पहुंच गया ट्रांजैक्शन।
है ना, इनके सिस्टम में सारा पहुंच गया। अब ये यहां से वैलिडेट करेंगे, इसके पास पहुंचेगा, ये वैलिडेट करेगा, इसके पास पहुंचेगा, ये वैलिडेट करेगा, इसके पास पहुंचेगा, ये वैलिडेट करेगा, इसके पास पहुंचेगा। अगर कोई एरर आई तो इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, वो ट्रांजेक्शन वापस, है ना, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। पर अगर सभी के पास से ये गुजर गया, कुछ माइनर्स के पास से गुजर गया, तो ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया। और इसमें फ्यू सेकंड लगते हैं, विद इन फ्यू सेकंड आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसी को कहते हैं हम माइनिंग, राइट। इसी को कहते हैं हम माइनिंग। माइनर्स के पास से जो प्रोसेस, जो वैलिडेशन की प्रोसेस होती है ना, उससे गुजरने की प्रक्रिया को हम माइनिंग कहते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि ए ने बिटकॉइन बी को भेजा, तो ये लोगों ने कंप्यूटर लगाया, ये लोगों ने माइनिंग किया, माइनर्स ने, तो इनको क्या प्रॉफिट है? तो जो करेंसी आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, हर करेंसी का अलग अलग माइनर्स होते हैं, यानी उस करेंसी को माइनिंग करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। अगर आपने बिटकॉइन भेजा है, तो जो बिटकॉइन की माइनिंग करता है वो बिटकॉइन का वैलिडेशन करेगा, और ये वैलिडेशन कंप्लीट होने पर जिसका प्रोसेस सबसे फास्ट होगा उसको रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन मिलते हैं। कुछ बिटकॉइंस उसको रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। अगर किसी ने इथेरियम की माइनिंग करी है, इथेरियम का वैलिडेशन किया है, तो उसको कुछ रिवार्ड के रूप में इथेरियम मिल जाते हैं। किसी ने डोज कॉइन को किया है तो डोज कॉइन मिल जाते हैं। यानी जो जिस करेंसी का माइनिंग करता है उसको वो करेंसी मिल जाते हैं। तो आई होप कि यहां पर क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉकचेन क्यों है। और ये सारे ट्रांजेक्शन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक हैश कोड होता है, यानी कोड के माध्यम में हर किसी के पास जाता है, तो इसको हैक कर पाना बहुत मुश्किल है। एक को तो हैक करना, अगर एक कंप्यूटर हो और ये सारे को हैंडल कर रहा हो, तो इसको हैक कर लिया तो ये सारा हैक हो जाएगा, राइट। पर यहां पर एक कंप्यूटर नहीं है, यहां पर अनेक कंप्यूटर्स हैं। अब क्या है कि ये सारे को हैक नहीं कर सकता। आपने इसको हैक कर लिया, इसको भी हैक करना पड़ेगा, इसको भी हैक करना पड़ेगा, इसको भी क्यों? क्योंकि कुछ जानकारी यहाँ है, कुछ जानकारी यहाँ है, कुछ जानकारी यहाँ है। जब तक सारे को आप हैक नहीं करोगे, आप यहां से डेटा नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बाद हमने क्या बता दिया आपको? माइनिंग, माइनर, जो माइनिंग करते हैं उसको माइनर बोलते हैं। और माइनिंग किस चीज की होती है? क्रिप्टो करेंसीज की होती है। जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है उसी को हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, माइनिंग, माइनर, करेंसी क्या होती है, मनी और करेंसी में अंतर क्या है, डिजिटल फिजिकल में अंतर क्या है, ये सारे प्रोसेस और ये सारे कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का वर्क क्या है, कैसे काम करता है ये। पर एक सवाल यहां पर उठता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, क्या इंडिया में लीगल है? तो देखिए, क्रिप्टो के ऊपर अभी कोई भी रेगुलेशन नहीं है, है ना, कोई भी रूल नहीं है। तो ना ये लीगल है ना इलीगल है। जब क्रिप्टो पर रूल बन जाएंगे, जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ बन गया है ना, वैसे क्रिप्टो के ऊपर लॉ बन जाएगा। देन ये फिर उस समय पता चलेगा कि ये लीगल है या इलीगल है। अभी आप इसे एसेट के रूप में और ट्रेड के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। अब ट्रेड शब्द आते ही ना दिमाग में एक बत्ती जलती है, ट्रेड, शेयर मार्केट में ट्रेड करके वो करोड़पति बन गया। वैसे ही क्रिप्टो में ट्रेड करके ना कितने लोग अरबपति बन चुके हैं, कितने लोग महीने का करोड़ों कमा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे क्रिप्टो की ट्रेडिंग करके आप भी लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दे, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।